नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रेशनल स्टडी के एक नए सीरीज़ में। और आप करंट अफेयर को एंजॉय ज़रूर कर रहे होंगे। करंट अफेयर का सेशन हमारा लगातार चल रहा है। द हिंदू से न्यूज़पेपर एनालिसिस कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम दोस्तों ला रहे हैं आपके लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी भारत का हम बोले विश्व का भूगोल। भूगोल को समझने के लिए हम यहाँ पर कुछ सीरीज़ यहाँ पर ला रहे हैं। मैप के थ्रू हम पूरा पढ़ेंगे और ये मेनली हमारा जो मोटिव है बच्चों को ज्योग्राफी के प्रति इंटरेस्ट जगाना। हम जानते हैं दोस्तों कि जब हम 11th-12th में आर्ट्स लेते थे या फिर फाइनली कोई सा भी हम दूसरे सब्जेक्ट लेते थे, तो स्कूल में इस प्रकार से हमको इंटरेस्ट जगा के नहीं पढ़ाया जाता था। जैसे पढ़ाई कोई सी भी दोस्तों इंटरेस्टेड नहीं होती है, कुछ ही कुछ बच्चे होते हैं जिनको इंटरेस्ट रहता है पढ़ाई में, लेकिन आपको पढ़ाई को इंटरेस्टेड बनाना पड़ता है। ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है दोस्तों, बहुत ही टेक्निकल हम बोले दोस्तों। और साइंस बेनिफिट का यहाँ पे सब्जेक्ट है, कहीं ना कहीं साइंस इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होती है। एक प्रकार का ऑब्जर्वेशन हम बोले सब्जेक्ट है, ऑब्जर्वेशन साइंस है। हम साइंस का हेल्प लेके दोस्तों इसमें ऑब्जर्वेशन करते हैं। डेली लाइफ में आपको काफ़ी इंसिडेंट ज्योग्राफी से लिखते होंगे, लेकिन आपको लगता होगा कि दोस्तों ये आप समझ नहीं पाते होंगे कि ज्योग्राफी इसमें कहीं ना कहीं रोल पैदा करती है। भले ही वो चक्रवात मौसम में चेंजेस हो दोस्तों, बारिश होना हो, या फिर कोई सी भी चीज़ हो दोस्तों, जो आपको कुछ ना कुछ इंसिडेंट दिखते हैं, या फिर आपको एस्ट्रोनॉमी में कुछ सडनली कोई चेंज दिखते हैं, सब ज्योग्राफी का पार्ट होता है दोस्तों। हम एज एस्ट्रोनॉमी में भी जब काफ़ी सारे डिस्कशन करते हैं, ठीक है, ग्रहण होना दोस्तों, और दूसरी चीज़ आपने देखना होगा सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, तो ये सब एस्ट्रोनॉमी जो पार्ट है ज्योग्राफी का ही पार्ट होता है। ज्योग्राफी एक प्रकार का ऑब्जर्वेशन साइट है जिसमें हम कोई सीमित एरिया का दोस्तों जो है उसको मानते हुए दोस्तों, इस मान लो आपको इंडिया पे स्टडी करना है मौसम की, तो मौसम की स्टडी हम इंडिया को एज अ सेंटर मानेंगे, और उसमें जो भी चेंजेस लगातार आपको 2 से 3 सालों में हो रहे हैं तो उसका वेदर और आप क्लाइमेट समझ पाओगे। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो सीरीज़ होने वाली है हम मैप के थ्रू पढ़ेंगे, और कुछ ऐसा हट के पढ़ेंगे दोस्तों जिससे आपको मज़ा आएगा दोस्तों। और हम मेनली यहाँ पे कॉन्टिनेंटों को और उनकी कंट्री को स्टडी करेंगे। तो पहले हम देखते हैं हम पढ़ेंगे क्या खास खास। तो इसमें आपको देखेगा इंट्रोडक्शन, एक प्रकार का इंट्रोडक्शन क्लास है दोस्तों, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, तो आप इसको देखते रहिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों कुछ कॉन्टिनेंट। ठीक है, कॉन्टिनेंट हम पढ़ेंगे। आपको पता है दोस्तों 7 महाद्वीप होते हैं, 7-7 कॉन्टिनेंट होते हैं। एक 8वां भी हुआ करता था दोस्तों काफ़ी समय पहले, लेकिन वो दोस्तों न्यूजीलैंड के पास में जीलैंडिया महाद्वीप हुआ करता था, लेकिन वो काफ़ी सालों पहले दोस्तों डूब चुका है, करोड़ों साल पहले, ठीक है, समुद्र में समा चुका है। तो हम 7 कॉन्टिनेंट पढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, 7 कॉन्टिनेंट की बात करें दोस्तों, तो हम उनको देखेंगे कौन कौन से कॉन्टिनेंट है, फिर उन कॉन्टिनेंट पे स्टडी करेंगे दोस्तों। जो भी खास का जो ज्योग्राफी पे डिपेंड होती है स्टडी, वो हम पढ़ेंगे। जैसे कि उनकी कंट्री दोस्तों, ठीक है, उन कंट्रीज़ की फेमस सिटीज़ पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, जोग्राफिकल कंडीशन उनकी क्या है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों पॉलिटी उनकी क्या डिपेंड करती है, हिस्ट्री पढ़ेंगे उनकी, और कल्चर। ये सब वो चीज़ें दोस्तों कहीं ना कहीं जोग्राफी इस पर सीधा सीधा इससे संबंध है, और हम समझेंगे दोस्तों क्या होती है जोग्राफी और क्या डिपेंड होता है जोग्राफी के हिसाब से। आपने सुना होगा दोस्तों हाल ही के दिनों में जो है आपने सुना होगा दोस्तों पहाड़ी लोग काफ़ी मजबूत होते हैं दोस्तों। क्यों पहाड़ी लोग इतने मजबूत होते हैं दोस्तों, उनकी फिटनेस इतनी अच्छी होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जोग्राफीली आप देखोगे पहाड़ी लोग कम एटमॉस्फेरिक एरिया में रहते हैं दोस्तों, लो एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है दोस्तों, पहाड़ आए दिन चढ़ना रहता है उनको। तो काफ़ी एज़ कम्पेयर मैदानी जो इलाका होता है दोस्तों, जो मैदान में रहने वाले इलाके होते हैं दोस्तों, जैसे यूपी का जो मैदान आप देखोगे, वहाँ पे लोगों कमज़ोर होंगे पहाड़ी लोगों की अपेक्षा, वो ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं क्योंकि आए दिन पहाड़ टापते रहते हो। ठीक है, कल्चर भी डिपेंड करता है दोस्तों जोग्राफी पे। आपने देखा चाइनीज़ लोगों का अलग कल्चर है, इंडिया लोगों में आप इंडिया खुद एक कॉन्टिनेंट कहा जाता है। कॉन्टिनेंट क्यों कहा जाता है इंडिया को? आपने सुना होगा भारतीय प्रायद्वीप बोला जाता है उसको, क्योंकि आप देखोगे यूपी में रहोगे तो अलग कल्चर है, जैसे साउथ में जाओगे तो अलग कल्चर मिलेगा, महाराष्ट्र में कुछ अलग कल्चर है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का कुछ अलग कल्चर है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे विभिन्न प्रकार की विविधताएं मिलेगी दोस्तों, जिसे हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटीज़ और डाइवर्सिटीज़ या विविधताएं आपको देखने को मिलेगी। इस वजह से हम इसको प्रायद्वीप कहते हैं, यानी कहीं ना कहीं काफ़ी सारी चेंजेस आपको मिलेंगे। तो ज्योग्राफी को आप स्टडी करते करते काफ़ी कुछ जानेंगे दोस्तों, और काफ़ी कुछ समझेंगे दोस्तों कि आए दिन आपको क्या डेली लाइफ में देखने को मिलता है, जो कि कहीं ना कहीं सीधा सीधा संबंध रखता है ज्योग्राफी से। तो नेचुरल डिजास्टर के बारे में अगर आप देखें, एक कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हम इन सबसे पहले पढ़ेंगे, पहले ये चीज़ें पढ़ेंगे क्योंकि खास चीज़ें, जैसे कि यहाँ पर नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर में प्राकृतिक आपदाएं, ये आए दिन आपने सुना होगा, जो है बंगाल की खाड़ी हमारे यहाँ पे प्रायद्वीप में, और अरब की खाड़ी, यहाँ पे चक्रवात आते रहते हैं, ठीक है, और तूफान मचा के जाते हैं उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल में, गुजरात, महाराष्ट्र में, ठीक है, कर्नाटका में, ठीक है, जो कि हमारे जितने तटीय राज्य वहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मूविंग कॉन्टिनेंट थ्योरी, कभी कभी सुनने में आता है दोस्तों कि मूविंग कॉन्टिनेंट यानी जो हमारे प्रायद्वीप पे एक समय पे कई समय सालों पहले दोस्तों एक हुआ करते थे, यानी भारत भी जो है आपस में जुड़े हुए थे सारे महाद्वीपों, ठीक है। जो मैप में आप देखते हैं क्लाइमेट और वेजिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल पैदा करते हैं दोस्तों। वहाँ का मौसम कैसा है, ठीक है, क्या क्लाइमेट है, ठीक है। जैसे कि हमारा भारत का जो है उष्ण कटिबंधीय यानी गर्मी और बारिश वाला जो है मानसून आपको देखने को मिलता है। मानसून आता है यहाँ पर, आए दिन गर्मी ज़्यादा रहता है, टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा रहता है हमारे पे। अगर आप देखेंगे यूरोप और यहाँ पे ठंडी जलवायु है, ठीक है, तो ये क्लाइमेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जोग्राफिकली होता है। अब दोस्तों सीधी बात है, पॉपुलेशन भी उस पर डिपेंड करेगी। हमारे यहाँ पे आसान है रहना, जटिलताएं कम है, जैसे मैदानी इलाकों में आपको पॉपुलेशन ज़्यादा देखने को मिलेगी एज़ कम्पेयर पहाड़ी इलाकों में, क्योंकि वहाँ पर
इतनी आसानी से रहना आसान नहीं है, काफ़ी जटिलताएँ होती है, पहाड़ होती है, आपदाएँ आती रहती है बार बार। ठीक है, वहीं आप मैदानी इलाकों में देखोगे तो काफ़ी भरा पॉपुलेशन आपको देखेंगे, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, वहाँ पे पॉपुलेशन आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी एज़ कम्पेयर नॉर्थ ईस्ट के जो पहाड़ी इलाके, ठीक है, और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, श्रीनगर, वहाँ पे दोस्तों रहना, ठंड ज़्यादा होती है, इंसान को सर्वाइव करना मुश्किल होता है। तो ये सब चीज़ें ज्योग्राफी पे होती है। अभी जो पॉपुलेशन के ऊपर पूरा पॉलिटिकल वर्ल्ड डिपेंड होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें दोस्तों हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे और खास खास चीज़ जानेंगे दोस्तों। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नेचुरल डिजास्टर यानी प्राकृतिक आपदाएं। अब ये वर्ड आपने काफ़ी सुना होगा दोस्तों, काफ़ी पढ़ाया भी जाता है आपको। ठीक है, इसमें मेनली दोस्तों आपको बोला जाता है कि प्राकृतिक आपदाएं वो होती है जैसे हम देखें समुद्र में सुनामी आना, ठीक है, ज्वालामुखी कहीं फट जाना, भूकंप आना, बाढ़ आना, सूखा पड़ जाना, आग, फायर, हम जंगल की फॉरेस्ट फायर की बात करें, जंगल की आग की बारे में बात करें, तो इन सबको नेचुरल डिजास्टर में जो है रखा जाता है। लेकिन दोस्तों नेचुरल डिजास्टर आज से आ रहे क्या? नहीं, पृथ्वी पे जब से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है लगातार उन समय से दोस्तों नेचुरल डिजास्टर आते हुए दिख रहे हैं हमें। ठीक है, सिविलाइजेशन आते गए, मिटते गए, लेकिन जो है नेचुरल डिजास्टर आना नहीं कम हुए और आते रहे कई बार। तो दोस्तों जैसे कि आपने सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सुना होगा, तो सिंधु घाटी सभ्यता क्या होती है आपने देखा होगा दोस्तों, हमारे पंजाब और पाकिस्तान और जो इंडिया का सिंध एरिया है, और हम बात करें गुजरात और हम नॉर्थ ईस्ट पश्चिम की बात करें, तो वहाँ पर आपको सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि हमारी दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है, यानी जो कि सिविलाइज्ड लोगों की सभ्यता थी दोस्तों। ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं ऐसा बोला जाता है कि दोस्तों इनका अंत नेचुरल डिजास्टर के थ्रू ही होता, काफ़ी लंबी बाढ़ आई थी दोस्तों, जिस वजह से इनका खात्मा हो गया। ठीक है, उसके बाद हम देखें आर्य लोग आए, ठीक है, उनका भी ऐसा सुना जाता है कि खात्मा हुआ दोस्तों। ठीक है, तो नेचुरल डिजास्टर बहुत इंपॉर्टेंट मतलब आते रहे समय समय पे। मेसोपोटामिया की सभ्यता का नाम आपने सुना होगा, कहाँ पे अफ्रीका में पली थी, वहाँ पर भी नील नदी के किनारे मेसोपोटामिया की सभ्यता बाढ़ आने से सफलता समाप्त हो गई। तो कार्य ऐसा माना जाता है कि जो सभ्यताएं आती गई जाती गई कहीं ना कहीं समाप्त हुआ। डायनासोर, तो डायनासोर आपने सुना होगा, जब हम ज्योग्राफी में डायनासोर को पढ़ते हैं, जो जोरासिक ईरा हम पढ़ते हैं, जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है जो हम बात करें जो ये डायनासोर फले फूले, उस समय भी आपने सुना होगा दोस्तों कि मतलब जो है सडनली एक एस्ट्रॉयड आया। और एस्ट्रॉयड थ्योरी काफ़ी सारी है, कई बोलते हैं कि बाढ़ और दूसरी चीज़ों से खराब। एक एस्ट्रॉयड थ्योरी भी है कि एस्ट्रॉयड आके दोस्तों पैसिफिक ओशन, अंटार्कटिका और हम बोले मैक्सिको खाड़ी में आके गिरा, और उसके बाद सडनली दोस्तों आग के गोले बरसे और वो तबाह हो गए। तो कहीं ना कहीं डिजास्टर समय समय पे आते रहे। ठीक है, काफ़ी खतरनाक आते रहे, जैसे कि आपने सुना होगा वॉल्केनोज आए दिन फटते रहते। ठीक है, जापान के पास में। ठीक है, अभी हाल ही में एक जो है वॉल्केनो जापान के पास में फटा है, साकियामा नाम है उसका। ठीक है, अर्थक्वेक्स भी आते रहे दोस्तों। अब इन दोनों का कहीं ना कहीं दोस्तों रिलेशन होता है। जब अर्थक्वेक आते हैं ना दोस्तों, तो कहीं ना कहीं जो वोल्केनो आते हैं, तो वोल्केनो के साथ साथ अर्थक्वेक भी आती ही है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि अर्थक्वेक आ गया तो वोल्केनो कहीं ना कहीं फटा है। ठीक है, फ्लड्स ने बाढ़ें आती रहती है कहीं ना कहीं। ठीक है, इसके अलावा फायर भी आती रहती है, आग लगती रहती है कहीं ना कहीं जंगलों में गर्मी की वजह से। इनको सबको हम समझेंगे। साथ साथ में दोस्तों हम देखेंगे दोस्तों कि समय समय पे इंसान की जनहानि होती रही है। ठीक है, और अगर आप नेचुरल डिजास्टर को और समझना चाहते हो, तो इसमें एक रीज़न होता है कि मतलब स्वयं आते हैं दोस्तों। दूसरा होता है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण ये तेज़ी से आने लगे। तो ह्यूमन का रोल ये नहीं है कि ह्यूमन की वजह से दोस्तों नेचुरल डिजास्टर आते हैं या प्राकृतिक आपदा आते हैं, लेकिन जो मानव है ना, मानव की गतिविधियों के कारण दोस्तों इसकी रफ्तार तेज हो गई। पहले आते थे 100-200 साल में आ रहे हैं, कुछ सालों में 500 सालों में आ रहे हैं, लेकिन अब दोस्तों सालाना दोस्तों हर साल आप सुनते होंगे कहीं ना कहीं, जैसे उत्तराखंड डेली आ रहे हैं, हर साल आते हैं, मतलब हर साल। ठीक है, हर साल डेली आपको वहाँ पर लैंडस्लाइड और बाढ़ आती हुई दिखेगी। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण दोस्तों इनकी रफ्तार तेज़ हो गई है। ठीक है, और ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट और खतरनाक होते जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अभी असम की बाढ़ आपने सुनी होगी, हर साल रिकॉर्ड तोड़ यहाँ पे मतलब बाढ़ हो रही है और चेंजेस हो रहे हैं। तो नेचुरल डिजास्टर समय समय पर आते रहे। ठीक है, अगर हम समझें तो इस मैप में आपको हमने नेचुरल डिजास्टर कंटिन्यू करेंगे, उससे पहले हम समझते हैं दोस्तों कितने महाद्वीप हैं। ठीक है, टोटल महाद्वीप कितने। और सबसे पहले आपको मैप को समझना पड़ेगा, किस प्रकार से दोस्तों डायरेक्शन आपको समझनी पड़ेगी। मैप पढ़ने के लिए आपको डायरेक्शन का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, अगर आप मैप को जब भी सामने देखेंगे ना दोस्तों, तो आपका आप जब इसमें सामने देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से, ठीक है, 4 सर्कल आप देखो, और 4 सर्कल में दोस्तों आपको हमेशा चीज़ याद रखना है दोस्तों, जब भी राइट हैंड आप करोगे ना, ऊपर होता है नॉर्थ। ठीक है, सर पे आपके नॉर्थ होता है, नीचे होता है साउथ। ठीक है, और ऊपर ठीक है, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है। ठीक है, और यहाँ पर होता है आपका ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये बहुत कॉमन चीज़ है। आपका वेस्ट यानी पश्चिम, आपका ईस्ट यानी पूर्व, नॉर्थ यानी उत्तर, और दक्षिण मतलब आपका साउथ। ठीक है, तो ये चीज़ आपको डायरेक्शन, दिशा का ज्ञान होना चाहिए जब भी आप मैप स्टडी ज्योग्राफी पढ़ो। तो चारों चीज़ आपको याद होनी चाहिए, बेसिक चीज़ है, ज़्यादा कोई चीज़ें नहीं। काफ़ी लोगों को तो पता भी होगा, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ऊपर होता है, नीचे साउथ होता है, यहाँ पे ईस्ट होता है, और यहाँ पर होता है वेस्ट। ठीक है, वेस्ट यानी पश्चिम होता है। ठीक है, और ये डायरेक्शन होती है उत्तर पश्चिम। ठीक है, जो बीच की डायरेक्शन होती है उत्तर पश्चिम यानी नॉर्थ वेस्ट। ये डायरेक्शन होती है नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व। और होती है दक्षिणी पूर्व यानी साउथ ईस्ट। और होती है साउथ वेस्ट यानी दक्षिण
पश्चिम। अगर आप देखोगे तो अफ्रीका से दोस्तों, आप देखोगे तो अफ्रीका से इंडिया दोस्तों नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट। और हम दोस्तों आते भी कौन से सेक्टर में, जब हम देखेंगे तो हम आते हैं नॉर्थ ईस्ट गोले में, ठीक है, हम गोले के नॉर्थ ईस्ट एरिया में आते हैं। तो जब दिशा का जो भी पूछते हैं तो नॉर्थ ईस्ट में आते हैं, यानी ईस्ट में आते हैं। ये होती है वेस्टर्न कंट्री, आपने सुना है सब जितनी भी यूरोप जो है वेस्टर्न कंट्री है, ठीक है, वेस्टर्न कंट्री इनको बोला जाता है, हम बोलते हैं वेस्टर्न सभ्यता है पूरी तरह से, ठीक है, तो आपने सुना होगा। तो एक चीज़ आपको ये याद रखनी है, और एक चीज़ याद रखनी है दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ, सब कुछ तो नहीं बताऊँगा, लेकिन हाँ हम इस सीरीज़ को काफ़ी कुछ अच्छा समझेंगे। एक चीज़ जो होती है दोस्तों, इसका इक्वेटर, ठीक है, जो हमारे पृथ्वी को बराबर दो भागों में बांटता है। ये लाइन एक इमेजनरी लाइन है दोस्तों, जो कि ज्योग्राफी के विद्वानों ने खींची है दोस्तों, और ये इक्वेटर। अब ये जो इक्वेटर है ना, लगभग लगभग मैंने बनाने की कोशिश करी है, इक्वेटर इन्हें जीरो लाइन से बोलते हैं। और इस इक्वेटर को साथ साथ में हम बोले भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, और दूसरा नाम भी से बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में भूमध्य रेखा और इंग्लिश में इक्वेटर, ठीक है। तो ये जो भूमध्य जो रेखा है दोस्तों, 0 डिग्री लाइन, ये 0 डिग्री लाइन दोस्तों गोले को दो भागों में बांटता है। ऊपर ही जो है गोला होता है नॉर्थ पोल होता है, ठीक है, इसे बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध या नॉर्थ पोल, और इसे बोलते हैं साउथ पोल, ठीक है, इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल और इसको बोलते हैं साउथ पोल। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध, इसको दो भागों में बांटता है, ठीक है। अभी इक्वेटर का जो लाइन होता है दोस्तों, इक्वेटर में एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको देखना है, ये बीच में इक्वेटर होता है, और इक्वेटर के ऊपर 23.5 डिग्री जो होता है, 23 डिग्री जो होता है उत्तरी जो होता है, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी ट्रॉपिक ऑफ कर्क रेखा इसे बोला जाता है, और इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी मकर रेखा, ठीक है। तो ये होती है मकर रेखा, ठीक है, 23.5 डिग्री नीचे साउथ में, और 23.5 डिग्री नॉर्थ में आपको मिलेगी कर्क रेखा। अब ये जो रेखा होती है दोस्तों, इन्हीं रेखा के बीच से सूर्य जो है, सूर्य देवता जो ऊपर नीचे होते रहते हैं समय के साथ साथ, ऊपर उत्तरायण होंगे तो उत्तर, दक्षिण आएंगे तो दक्षिण, ठीक है। तो इन्हीं रेखाओं के बीच मैक्सिमम आपको टेम्परेचर देखने को मिलेगा, इसे बोलते हैं वो हम ट्रॉपिकल एरिया। पूरा जो एरिया दिखेगा आपको ट्रॉपिकल एरिया होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आगे आपको काम आएगी। ट्रॉपिकल एरिया इनको क्यों बोला जाता है, यानी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, यहाँ पर तापमान आपको अधिकतम देखने को मिलेगा, यहाँ पे गर्मी मिलेगी आपको, सारे जो समुद्र का जो तापमान है वो भी गर्म मिलेगा, क्योंकि सूर्य सदाबहार यहाँ पर ऊपर नीचे करते हैं। सूर्य की यहाँ पर बिल्कुल पैरेलल जो है रेखा आपको देखने को मिलेगी, पैरेलल जो रेडिएशन मिलेगा सूर्य का, जो किरणें होती है वो पैरेलल यहाँ पर रहती है। वहीं आप देखोगे सूर्य यहाँ तक आता है टोटल, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर है, तो इससे जो सेक्टर है ना, यहाँ पर तिरछी रेखा आपको मिलेगी नॉर्थ पोल, और यहाँ पर इसलिए यहाँ पर ठंडा होता है, ठीक है, ठंडी होती है, इसे बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है। तो ये तो कटिबंध हम जो है बेल्ट टोनो सब पढ़ेंगे, लेकिन ये मैक्सिमम मैंने आपको बताया 0 डिग्री लाइन इक्वेटर कहाँ से गुजरता है, ठीक है। और साथ साथ में आप देखोगे अफ्रीका जो है, यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप, तीनों जो है यहाँ पे जो रेखा यहाँ से गुजरती है, तो ये आपको चीज़ याद रखना है। हमारे उसमें से कर्क रेखा बिल्कुल बीच से निकलती है, ठीक है, इंडिया के बीच में गुजरात से निकलती है, और अरुणाचल प्रदेश से लास्ट होती है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है, लास्ट होती है। तो ये महाद्वीप आपको चीज़ें याद रखने मैप में, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपको रखना है कौन कौन से महाद्वीप है, 7 कॉन्टिनेंट है दोस्तों, ओशियन, और इसके अलावा 5 समुद्र है, कई कई बोलते हैं 7 समुद्र भी बोलते हैं, उसको देखेंगे कैसे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ये जो महाद्वीप आपको दिख रहा है पूरा, ये जो महाद्वीप है ये पूरा आपका उत्तरी महाद्वीप है, यानी उत्तरी अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका बोलते हैं इसको, साउथ अमेरिका बोलते हैं, ठीक है। इसको अफ्रीका बोला जाता है, अफ्रीका महाद्वीप, इसको ऑस्ट्रेलिया बोला जाता है, इसको एशिया बोला जाता है, ठीक है। और एशिया यहाँ से अलग हो जाता है, ठीक है, यहाँ से यूरोप को आधा आधा बांटता है, इसे यूरेशिया बोला जाता है, ठीक है, इसको यूरोप बोला जाता है। और ये आपका पूरा टोटल महाद्वीप हो गए आपके। तो कितने टोटल महाद्वीप हो गए आपके यहाँ पर? टोटल महाद्वीप आपके 1 2 3 4, साथ में अंटार्कटिका तो भूल ही गया मैं, इसमें लिखा नहीं मैंने अंटार्कटिका, लेकिन अंटार्कटिका भी यहाँ पर मौजूद है। अगर आपको ग्रीनलैंड देखना है तो ग्रीनलैंड राजनीतिक तौर पर दोस्तों यूरोप का हिस्सा है, क्योंकि डेनमार्क जैसे छोटे से देश ने इस पर कब्जा कर रखा है और इसका इलाका है। और अगर आप प्राकृतिक तौर पर देखोगे, अगर जोग्राफी तौर पर, तो ये जो है नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है। ये अलास्का यहाँ पे देख रहे हैं, ये यूएसएसआर का कभी पार्ट हुआ करता था, लेकिन यूएसआर ने इसको बंजर समझ के यूएसए को दे दिया। अब यूएसए दोस्तों यहाँ पर जब यूएसए ने इसको लिया तो ये यूएसए का 51वां स्टेट बना। और अगर आप यूएसए का झंडा देखोगे तो इसमें 51 स्टार भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे जब हम समय समय पढ़ेंगे। तो ये अलास्का दोस्तों, अब जो जैसे यूएसए ने लिया, उसने यहाँ पर खोज करी तो यहाँ पे उसको काफ़ी मात्रा में तेल मिला, तो बेचारा यूएसए उस समय के रशिया की काफ़ी किस्मत खराब थी जो उसने इसको अमेरिका को दे दिया। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अंटार्कटिका आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अंटार्कटिका 12 महीने यहाँ पर बर्फ़ की चादर मिलेगी आपको। यहाँ पर इंसान निवास नहीं कर सकते, यहाँ पर रिसर्च के लिए काफ़ी सारे देशों ने अपनी लेबोरेटरीज़ बना रखी है, जैसे हमारे पे गंगोत्री, यमुनोत्री आपने नाम सुना होगा, ठीक है, मैत्री, ये सब जो है हमने यहाँ पर अंटार्कटिका में बनाई थी। तो ये कुल 7 महाद्वीप है, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को आप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हम बोलते हैं, लेकिन इसका असलियत में जो नाम है वो है ऑस्ट्रेलिया, पोलिनेशिया, माइक्रोनेशिया और ओशिनिया। यानी ये सब द्वीप जो पैसिफिक ओशन मिल रहे हैं ना आपको, इंडोनेशिया ये सारे, ठीक है, किरिबाती, ठीक है, काबेराजा, सब ये जो द्वीप है छोटे मोटे हवाई मिला के, ये सब पैसिफिक ओशन को मिला के ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप बनता है। इसमें सारे महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया, पापुआ न्यू गिनी, ठीक है, न्यूजीलैंड, तस्मानिया, ये छोटे छोटे द्वीप समूह उन्हें मिला के यहाँ पे पूरा ऑस्ट्रेलिया बनते हैं। ऑस्ट्रेलिया में आप समझ रहे हैं ना, ऑस्ट्रेलिया है, पोलिनेशिया है, माइक्रोनेशिया, ओशिनिया है, तो ये सब चीज़ आपको याद रखना है। पढ़ेंगे क्या क्या होते हैं। साथ में यहाँ पे दोस्तों एक जिलेंडिया भी हुआ करता था, लेकिन वो
खत्म हो रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ हो रही है, एक महाद्वीप और बनने का तैयारी कुछ सालों बाद आप सुनोगे कि अफ्रीका से जो ये पट्टी यहाँ से निकल रही ना, ये ग्रेट रिफ्ट वैली, जो कि अभी दरार हुई उद्भेदन हो रहा है दोस्तों, कहाँ पर, यहाँ पर अफ्रीका में। तो इससे अफ्रीका से ये चीज़ हट जाएगी यहाँ पे, कुछ समय बाद यहाँ पर जो है अफ्रीका से अलग हो जाएगा और एक अलग महाद्वीप बन जाएगा कुछ समय बाद, ठीक है। तो ये आपका रखना नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, यूरोप, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे साइज़ में बड़ा ये सब चीज़ हम कौन सबसे बड़ा है, जैसे एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा और सबसे छोटा जो है ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। और सबसे विकसित यूरोप है, आपको मालूम है। और सभ्यता का पालना किसे बोला था, अफ्रीका। तो आपको मालूम है, एक थ्योरी है कि सारे जो ह्यूमन बींग्स है, जो हम बात करें, काफ़ी जो हमारे पूर्वज हैं, वो कहीं ना कहीं जो सबसे पहले है आपको अफ्रीका में दिखा, फिर अफ्रीका से वो सब जो है माइग्रेट होकर दोस्तों सारे महाद्वीप में फैले। एशिया से आप जैसे सिंधु घाटी सभ्यता भी अफ्रीका से, मेसोपोटामिया से सभ्यता से नज़दीकी संबंध है। सोमोरी की सभ्यता एक मेसोपोटामिया सभ्यता का हिस्सा हुआ करती थी, और आगे चल के दोस्तों वही सोमोरी की सभ्यता आके हमारे जो है पंजाब और सिंध और सिंधु नदी के जो है नदी के आसपास बसे, और जिसको हम सिंधु सभ्यता बोलते हैं। यूरोप, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब कुछ हम यहाँ पे जो कि महासागर देख लेते हैं। तो महासागर आपको यहाँ पे देखना है, तो ये है हिंद महासागर, ठीक है, हमारा जो दक्षिण में है हिंदी महासागर। हिंद महासागर हमेशा आपको याद रखना दक्षिण में है, इसका उत्तर में कुछ भी इसका विस्तार नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं, ये पृथ्वी गोल है पूरी, ठीक है। तो ये जो हिस्सा देख रहे हैं आप, पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक ओशन। और ये जो ओशन आप देख रहे हो, ये है आपका अंटार्कटिका, अटलांटिक महासागर, ठीक है। ये पूरा अटलांटिक एस आकार का है, इसे एस आकार का बोला जाता है अटलांटिक ओशन। ये पैसिफिक ओशन हो गया आपका, ठीक है। प्रशांत महासागर, ठीक है, जो कि सबसे गहरा और शांत महासागर है। और सबसे खतरनाक तूफानी ये है अटलांटिक। ये है आर्कटिक ओशन, ठीक है। तो कुल मिला के दोस्तों महाद्वीप तो हुआ करते थे, और ये आपका दक्षिण, इसको दक्षिण महासागर बोलने लग गया, लोगों ने इसको दक्षिण महासागर बोलने लग गए, ठीक है। तो ओशन तो मात्र अगर मोटा मोटी मांगे तो 4 या 5 हुआ करते थे, लेकिन लोगों ने इसको क्या करा, कुछ विद्वानों ने इसके छेड़छाड़ करी और उसमें क्या करा, 2 भागों में बांट दिया। इसको बोला उत्तरी अटलांटिक महासागर, इसको बोला दक्षिणी अटलांटिक महासागर। इसको भी 2 भागों में बांट दिया और इसको बोला उत्तरी प्रशांत महासागर, इसको बोला दक्षिणी प्रशांत महासागर, ठीक है। तो ये आगे जाके 2 भागों में बढ़ गए, ठीक है। तो टोटल आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 7 महासागर यहाँ पर टोटल होते हैं। तो आप याद है ना, उत्तरी महासागर, ये इसको दक्षिण को ही इसका हिस्से में दोस्तों तोड़ लिया, ठीक है। दक्षिण महासागर कुछ हिस्सा जो है दक्षिणी अटलांटिक्स का है, कुछ हिस्सा पैसिफिक का है, कुछ हिंद महासागर का है, ठीक है। तो ये टोटल आपको पैसिफिक ओशन याद रखना। छोटे छोटे महासागर भी होते हैं, जिनको आगे आप पढ़ेंगे। तो 7 महासागर, ठीक है। और 5 ऐसे तो आप 5 ही महासागर लगाना है, वैसे पूछते नहीं इसे क्वेश्चन को, कि काफ़ी जो कि विविधता है ज्योग्राफी में भी, कोई कोई क्या उसको मान्यता देता है, कोई मान्यता नहीं देता, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इन सब को स्टडी करेंगे आगे चल के, ठीक है। आगे बढ़ते दोस्तों। अब ये ट्रॉपिकल साइक्लोन, अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, यानी हम बात करें 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में जो एरिया होता है, उसको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। जैसे कि मैंने बताया, सूर्य जो है इन्हीं एरिया पे दोस्तों साल भर यानी 12 महीने पैरेलल जो है रेडिएशन डालता है, जिस वजह से पैरेलल जो है उसकी जो है सौर ऊर्जा उस पर पड़ती है, जिस वजह से वहाँ पर तापमान हमेशा उच्च रहता है। अब एक चीज़ याद रखना आपको, सूर्य जब यहाँ पे रहता है ना, तो तापमान ज़्यादा रहता है, तो यहाँ पे होती है 12 महीना बारिश। साथ साथ में दोस्तों ट्रॉपिकल साइक्लोन भी यहीं उत्पन्न होते हैं। चक्रवात जो आप सुनते हो ना दोस्तों, ये इन्हीं रीजन में उत्पन्न होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे भी कुछ रीजन जो हमारे यहाँ पे कर्क रेखा बीच में से गुजरती है, गुजरात, तो वहाँ पर भी लो एशियर एरिया प्रेशर बनता है। अब एक चीज़ आप देखें, एक मैप में आपको समझाता हूँ, मैप में, ठीक है। तो ये चीज़ एक मतलब आपको समझाने के लिए मैं आपको रटवा रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये होती है आपकी कर्क रेखा, और ये होती है आपकी मकर रेखा, और ये बीच में इक्वेटर। तो सूर्य हमेशा इन्हीं पे होता है, ठीक है, लंबवत होता है, पैरेलल होते हैं, ठीक है, सूर्य देवता हमारे। तो यहाँ पे जो तापमान हमेशा, जो यहाँ के जो समुद्र का तापमान हमेशा हाई होता है। अब समुद्र का तापमान हमेशा हाई होता है, तो इससे वाष्पीकरण होता है। अब समुद्र का वाष्पीकरण होता है दोस्तों, तो जो हवाएं होती है ना, जो गर्म हवाएं, वो हमेशा ऊपर उठती है। जितनी भी गर्म हवाएं होती है ना, वो ऊपर उठती है। और नीचे दोस्तों जो है गर्म हवाएं जब भी ऊपर उठती है, तो वहाँ पर बनता है लो प्रेशर एरिया, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर कोई खाली एरिया होता है, तो वहाँ पे लो प्रेशर एरिया बनता है। तो उस लो प्रेशर एरिया से दोस्तों अट्रैक्ट होकर ठंडी हवाएं आती है, ठीक है, उसकी तरफ अट्रैक्ट होने के लिए। तो जितनी भी जहाँ पे भी जो है गर्म हवाएं होती है, वहाँ पर लो प्रेशर बनता है। लो प्रेशर से जो सारी हवाएं ऊपर चली जाती है, नीचे दोस्तों बन जाता है लो प्रेशर एरिया। लो प्रेशर एरिया, लो प्रेशर एरिया की तरफ दोस्तों हमेशा जो हवाएं होती है ना, वो हाई से लो की तरफ अट्रैक्ट होती है। अब कई और की हाई जो हाई लेवल जो लो पे हाई प्रेशर जो एरिया होता है, लो प्रेशर तरफ अट्रैक्ट होता है। मान लीजिए यहाँ पर लो प्रेशर एरिया बना है, तो यहाँ पर हाई प्रेशर एरिया होगा, तो जो हवा यहाँ से इधर चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए जैसे हमारे यहाँ पे पैसिफिक जो प्रशांत जो हमारा जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर है, वहाँ पर लो प्रेशर एरिया बनते हैं। तो हवाएं जो होती है हाई से लो की तरफ जो है मूव करती है। इसे ही मतलब ज्योग्राफी का एक सिद्धांत बोलते हैं। और हवाएं जो भी होती है दोस्तों,
वो इनकी तरफ अट्रैक्ट होती है। तो मेनली चक्रवात इन्हीं रीजन में बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर ही लो प्रेशर एरिया आपको सब जगह देखने को बनने में कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। लेकिन इसको क्या होता है, हम डिटेक्ट पहले से कर लेते हैं, कहीं भी समुद्र में लो प्रेशर एरिया बन रहा है तो चक्रवात कहीं ना कहीं आने की संभावना है, क्योंकि उस लो प्रेशर एरिया की तरफ जो हाई प्रेशर की जो हवाएं है ना अट्रैक्ट होती है। ठीक है, अगर आप समझो इसको, तो हमारे यहाँ पे जितने भी जो सेक्टर है, तो इन्हीं जो चक्रवात कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में लो प्रेशर एरिया में ही चक्रवात बनते हैं। तो साइक्लोन मेनली होते क्या है, ये चक्रवात होते क्या उष्ण कटिबंधीय, इसलिए इनका नाम उस ट्रॉपिकल साइक्लोन ही रखा है। ठीक है, तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात निम्न दबाव की प्रणाली होती है, जैसे मैंने आपको बताया। यहाँ पर लो प्रेशर बन जाता है, क्योंकि यहाँ की जो हवाएं होती है, तो हम बोले जो वाष्पीकरण होती है, वो गर्म होने की वजह से, जो सूर्य की वजह से गर्म होने की वजह से ऊपर चली जाती है। इसलिए दोस्तों आप देखो कि कहीं भी आपने सुना होगा यूरोप में कभी चक्रवात आते नहीं है, वहीं आप देखोगे नॉर्थ पोल और साउथ पोल में चक्रवात आती है, क्योंकि वहाँ पर जो है सूर्य की तिरछी किरणें बनती है और वहाँ पर जो है ठंडी वायु जलवायु होती है, वो है शीतोष्ण कटिबंधीय एरिया। तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात निम्न दबाव वाली यानी लो प्रेशर सिस्टम होता है दोस्तों। ठीक है, जो कि मेनली आपको उष्ण कटिबंधीय जल के ऊपर ही देखने को मिलेगी, यानी जो हमारा हिंद महासागर का सेक्टर हो गया, या फिर अटलांटिक का वो सेक्टर जो कि 23 डिग्री और उत्तर और 23 डिग्री दक्षिण यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो एरिया होता है। जब समुद्र की सतह, जैसे मैंने आपको बताया, जब समुद्र की जो सतह होती है, ठीक है, जब समुद्र की सतह का तापमान 26 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कई दिनों तक चलते रहते हैं। ठीक है, और हफ्ते भर जारी रहते हैं। उसके वजह से दोस्तों यहाँ पर काफ़ी अनिश्चित इनका पाथ होता है दोस्तों, काफ़ी मूवनेस होता है इनका। ठीक है, एक बार जब ये भूमि है, अब देखिए होता क्या, जब ये हाई प्रेशर एरिया में होता है और ये कंटिन्यूसली लो प्रेशर एरिया में, तो हवा यहाँ पर आती रहेगी आती रहेगी आती रहेगी, अंदर आती रहेगी, और कहीं ना कहीं ये चक्रवात बनते रहेंगे। ठीक है, अब होता क्या दोस्तों, ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ें तो आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन बने रहिए, मजा आएंगे आपको। भूमि का जो है, एक बार जब ये भूमि जो, अब ये चक्रवात दोस्तों समुद्र पे उत्पन्न होते हैं, अब ये किस तरफ जाते हैं दोस्तों ये चक्रवात, क्योंकि लो एशिया पे जाए तो ये भी अट्रैक्ट दोस्तों हाई जो हम जैसे ठंडी जगहों पे और उस जो है ठंडी समुद्र गर्म जगह पे उत्पन्न होते हैं, तो ठंडी की तरफ ही आगे बढ़ते हैं। तो भूमि जो कि ठंडी आपको मिलेगी समुद्र की अपेक्षा, क्योंकि जो है भूमि जल्दी ठंडी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ठंडी महासागरों और अगर ये भूमि है आसपास में तट के इलाकों में जाते हैं और वहाँ पर ही शांत हो जाते हैं। ठीक है, तो जब भी चक्रवात उत्पन्न होते हैं ना, जैसे आपने सुना होगा हमारे तटों पर आते हैं और तटों पर आने के बाद ये शांत हो जाते हैं। जैसे कि हमारे पश्चिम जो है हम बात करें, पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ये सब बंगाल की खाड़ी के आसपास है। जब भी चक्रवात उत्पन्न होते हैं बंगाल की खाड़ी में, वो तट पर आके तबाही मचा के शांत हो जाते हैं। और अरब सागर में कहीं होते तो गुजरात और मुंबई कर्नाटका में आके ठंड, गोवा और इस तरफ आके दोस्तों शांत हो जाते हैं। तो तट पे आके दोस्तों जैसे ही सतह पे आते हैं, क्योंकि वहाँ पर ही शांत हो जाते हैं। तो इसलिए कई बार होता है दोस्तों कि हम तटों पे पेड़ पौधे ज़्यादा बनाते, वनस्पति ज़्यादा बनाते, जो चक्रवात को रोकता है बनने से। अब उष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं वो तीव्र गोलाकार तूफान होते हैं, जो कि गर्म उष्ण कटिबंधीय महासागर में उत्पन्न होते हैं। इस तूफान से या तो मतलब आप देखो तूफान से क्या होता है दोस्तों, कभी कभी वायुमंडलीय दबाव और भारी बारिश की विशेषता होती है। कभी कभी इनकी रफ्तार 119 किलोमीटर घंटे पे पहुंच जाती है। लेकिन हमारे यहाँ पे जो चक्रवात होते हैं ना, उनकी रफ्तार इतनी ज़्यादा नहीं होती, 60 से 70 किलोमीटर घंटा, वो उसमें भी काफ़ी तबाही मचा के चले जाते हैं। तो अगर आप देखोगे ना, तो ये चक्रवात आपको मिलेगा, ट्रॉपिकल साइक्लोन बोला जाता है। अभी मेनली उन्हीं सेक्टर में, जैसे मैंने बताया आपको, आते हैं जो कि उत्तरी और दक्षिणी आपके जो हम बात करें 23 डिग्री उत्तर और 23 डिग्री दक्षिण, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में आते हैं। अब हरिकेन क्या होता है दोस्तों, तो हरिकेन मेनली उस रीजन को बोलते हैं दोस्तों। यहाँ पे पहले मैं आपको मैप दिखा देता हूँ। ठीक है, चक्रवात इसी सेक्टर में आते हैं, आपको बताएं, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में। ठीक है, तो जहाँ पे अमेरिका का जो सेक्टर होता है ना, अमेरिका में तूफान आते हैं, उनको हरिकेन बुलाता है। यानी हम बात करें पैसिफिक ओशन के पूर्व में और अटलांटिक ओशन में जो भी तूफान आते हैं, जो कि अमेरिका को टकराते हैं, अमेरिका मैक्सिको इन बात, उनको हरिकेन बुलाता है। हमारे यहाँ पे इनको साइक्लोन ने चक्रवात बुलाता है, और जापान में इनको टाइफून बुलाता है। तो जापान के लोग या पैसिफिक जो वेस्ट पैसिफिक एरिया होता है, उनको ये क्या बोलते हैं दोस्तों, टाइफून बोलते हैं। और हरिकेन तो बहुत ही खतरनाक होते हैं, इनकी रफ्तार 230 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुँच जाती है, और अमेरिका में जम के तबाही मचाते हैं दोस्तों ये। कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे इनका नाम कटरीना होता है, ठीक है, मिच होता है, सब ये। कुछ तूफान दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में आते हैं, जिनको विली विली बोला जाता है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में। ठीक है, तो क्वेश्चन बनते हैं, ऑस्ट्रेलिया के चक्रवात को क्या होता है, विली विली बोला जाता है। हमारे यहाँ पे इनको साइक्लोन चक्रवाती बोला जाता है। और नामकरण का भी पहले क्या होता था दोस्तों, इनका नामकरण जो करते थे चक्रवातों का, वो समुद्री जो कैप्टन और समुद्री जो जहाज़ के कप्तान होते थे, वो इनका नाम रख देते थे, क्योंकि उनके जहाज़ को तबाह करते थे तो उनका हक होता था, तो उनका नाम उनकी अपनी पत्नियों के नाम रख देते थे पहले तो। कटरीना हो गया या फेसा। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, समय के साथ दोस्तों यहाँ पर इंटरनेशनली जो है यूएनओ ने यहाँ पे चेंज करा, और अब जो क्या होता है कि जो हर देश पर्टिकुलरली जो इन ट्रॉपिकल कंट्रीज़ होती है, जितनी भी मान लो ये सारी जो कंट्रीज, अफ्रीका की कंट्री हो गई, एशिया की कंट्री होगी, तो उनको बारी बारी नाम रखने को मिलता है। जैसे कि हमारे पे इल्फान आया था, ठीक है, और मतलब अनगिनत आते रहते हैं। इनका नामकरण दोस्तों आसपास की कंट्रियाँ ही रख देती है। ठीक है, उनको बारी बारी नंबर मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हरिकेन किसको बोलते हैं यहाँ के, और इनको टाइफून बोला जाता है, और इनके को साइक्लोन। ठीक है, विली विली ऑस्ट्रेलिया का होता है। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन दोस्तों हरिकेन जो कि कैरेबियन सागर में, जैसे मैंने बताया कहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है इस रीजन में, कैरेबियन जो इसको जो बोला था कैरेबियन, यानी कैरेबियन जो जितने भी द्वीप होते हैं ना, वेस्ट इंडीज़ हो गया, ठीक है,
और एल सल्वाडोर हो गया, सारे जितने भी यहाँ पर कैरेबियन द्वीप है, कैरेबियन द्वीप जितने भी है ना यहाँ पर आपको जो तूफान देखते हैं वहाँ पे कटरीना हैरिकेन इन्हें बोला जाता है, ठीक है। और बहुत ही खतरनाक होते हैं दोस्तों। और ट्रॉपिकल साइक्लोन जिससे हम बोल लेते हैं हैरिकेन, जो कि कैरेबियन सागर यूएसए में आते हैं। टाइफोन दोस्तों जो कि वेस्ट आपको पैसिफिक में ओशन में देखने को मिलेंगे, जो कि पावरफुल होते हैं, बहुत ही खतरनाक, और इनकी रफ्तार 130 किलोमीटर 113 किलोमीटर प्रति घंटा से पहुँचती है। और जैसे तट से टकराते हैं वहाँ पे तबाही मचाते हैं और फिर थोड़े समय बाद ये शांत हो जाते हैं। इनका ओरिजिनेटर इक्वेटर के आसपास होता है दोस्तों। और 100, आज अब देखोगे लगभग लगभग हर साल जो है जो ट्रॉपिकल एरिया होता है उसमें 100 टाइफून या 100 जो चक्रवात आते हैं वो आपको मिलते ही हैं, ठीक है, जो काफ़ी तबाही मचाते हैं। अब देखिए हैरिकेन जिसे कटरीना, एक हैरिकेन है इसका नाम है, जो अमेरिका में आता है आए दिन, उसका नाम है कटरीना। ये कटरीना तो बहुत ही खतरनाक है। और एक आता है मीच, ठीक है, दो ही तूफान आपको नाम रखना है अमेरिका में, कटरीना और मीच। उसने हर साल मतलब एक बार तो कटरीना ने इतनी खतरनाक तबाही मचाई थी कि अमेरिका की 12 बज गई थी। इनको आइडेंटिफाई करता है फोरकास्ट के वार्निंग के तहत, हर साल ये आते हैं और तबाही मचाते हैं, और काफ़ी मात्रा में ठंडर और बिजली, और साथ साथ में 25 मीटर से ज़्यादा दोस्तों बरसात करके जाते हैं। और ऐसा माना जाता है दोस्तों इनकी जो बिजली और ये जो बरसाते हैं ना दोस्तों, वो इतनी बिजली होती है जो कि सालाना दोस्तों जो यूएस यूज़ करता है वो एक दिन में बरसा देते हैं। वन डे में ही इतनी खतरनाक एनर्जी निकालते हैं ये कि यूएसए के एक साल की पूरी बिजली की आपूर्ति हो जाए। तो ये था दोस्तों हैरिकेन, जिसका नाम था दोस्तों मिच, जो कि अमेरिका में आया था, और इसकी रफ्तार 290 किलोमीटर प्रति बताई थी। उसने काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाई थी अमेरिका के तटीय इलाकों में। देखिए पूरा फेर देता है, उड़ा के ले जाता है अपने साथ सब कुछ लो प्रेशर एरिया में। तो ये चीज़ आपको रखना है। आगे बात करते हैं दोस्तों अल नीनो ला नीनो। अब ये क्या चीज़ है, साइड में आपको एक तस्वीर दिख रही होगी पृथ्वी की, ठीक है, पृथ्वी की यहाँ पे तस्वीर दिख रही है। और जहाँ जहाँ पे आपको ये जो वार्म एरिया दिख रहा है ना, वहाँ पे लो प्रेशर बनता है, जिसमें बनता है जहाँ पे भी आपको रेड स्पॉट दिख रहे हैं वो गर्म इलाका है, यानी लो प्रेशर एरिया बन रहा है। अब जो हवाएं होती है लो प्रेशर की तरफ, हाई टू लो की तरफ मतलब बढ़ती हैं। और ऑस्ट्रेलिया और जो पेरू, जो पैसिफिक ओशन है, वहाँ पर ये एल नीनो ला नीनो मतलब हर 4 सालों में 3 सालों में आते हैं। और इससे क्या दिक्कत होती है दोस्तों, इससे काफ़ी मानसून, जो हमारा जो मानसून है उससे डाइवर्ट होता है। मानसून मेनली आता है किस वजह से दोस्तों, यही रीज़न की वजह से आता है, जब सूर्य जो है उत्तर की तरफ होते हैं पृथ्वी के ऊपर, तो वहाँ पर दोस्तों लो प्रेशर बनता है दोस्तों, और जो हवाएं होती है हाई टू लो की तरफ जाती है। तो मानसून भी ऐसे ही हाई टू लो की तरफ दोस्तों हमारे बरसात के लिए बादलों को साथ में लेके हवाएं लाती हैं। वहीं ये बादल क्या होता है, जब यहाँ पर कुछ 4 सालों में जब ये अल नीनो ठीक है अल नीनो आता है, तो क्या करता है दोस्तों, यहाँ पर इसी प्रकार का जो हाई बेल्ट होता है वो यहाँ पर बना देता है। इस वजह से जो बादल है यहाँ पर अट्रैक्ट होकर इस तरफ आ जाते हैं, और हमारे यहाँ पे सूखा पड़ जाता है महाराष्ट्र में, और आज इंडोनेशिया में दोस्तों ऐसी खतरनाक बारिश होती है कि यहाँ पे बाढ़ आ जाती है। तो ये अल नीनो दोस्तों सम पेरू और ऑस्ट्रेलिया के, जो पेरू आप देखोगे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में, ये साउथ अमेरिका में जो पेरू है कंट्री, ठीक है, जहाँ पे एंडीज पर्वतमाला है, वहाँ पर और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये जो है लो प्रेशर बना देता है वार्म हीट की वजह से, जिस वजह से समुद्र का पानी काफ़ी गर्म हो जाता है, और उससे दोस्तों लो प्रेशर एरिया बन जाता है, और जो हवाएं होती है वो लो प्रेशर की तरफ डाइवर्ट हो जाती है, और बादलों को भी साथ में लेके चली जाती है। इस वजह से दोस्तों हमारे यहाँ पे मानसून नहीं हो पाता है, और मानसून की वजह से हमारे यहाँ पे फसलें भी नहीं हो पाती है, और जो महाराष्ट्र जैसे साउथ के जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे सूखा पड़ता है, ठीक है। लास्ट टाइम इस अल नीनो की वजह से महाराष्ट्र में काफ़ी जो है दिक्कतें देखने को मिली थी। वहीं उल्टा होता है लालिनो। लालिनो क्या करता है, वहाँ पर ये गर्म कर देता है, इससे हमारा मानसून अच्छा होता है। तो ये दोनों डिजास्टर की एक इंपॉर्टेंट चीज़ें क्वेश्चन बनते हैं। तो सैटेलाइट इमेज यहाँ पे आपको दिख रही है, जिससे जो है जो टेम्परेचर ऑफ द लैंड अराउंड द इंडोनेशिया, जिससे आप समझ सकते हैं रेड और वाइट कलर में, जिससे दोस्तों काफ़ी मात्रा में जो है एवरेज जो होती है, काफ़ी मतलब जो है हम समझे टेम्परेचर हाई हो जाता है, जिस वजह से क्या होता है दोस्तों, जो मानसून है तो डाइवर्ट हो जाता है इंडोनेशिया की तरफ, और इंडोनेशिया में आपको यहाँ पर काफ़ी मात्रा में दोस्तों बाढ़ देखने को मिलती है, ठीक है। ये फिनोमिना होता है अल नीनो ला नीनो का, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग। ये शब्द से दोस्तों आप सब परिचित होंगे दोस्तों, काफ़ी सम्मेटिव होती है ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग का सिंपल सा मतलब ये दोस्तों कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ और दूसरी एक्टिविटीज़ की वजह से दोस्तों जो हमारी पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर है, जो तापमान है दोस्तों, वो इतना बढ़ गया है दोस्तों, जिस वजह से जो है हमारा जो ग्लेशियर्स है और दूसरी चीज़ें पिघल रही है, और साथ साथ में उससे काफ़ी सारे जो है नेचुरल डिजास्टर आ रहे हैं, ठीक है। तो इंक्रीज द अमाउंट ऑफ सो नेचुरल डिजास्टर, इससे काफ़ी मात्रा में दोस्तों नेचुरल डिजास्टर बढ़ रहे हैं, जिससे जो है हीट एक्टिविटीज़, जो हमारी अर्थ का क्लाइमेट है वो भी डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। हर साल आपने सुना कई हर बार गर्मी का जो तापमान है वो सतन काफ़ी बढ़े जा रहा है हर जगहों पर, ठीक है, जिस वजह से दोस्तों फॉरेस्ट फायर बढ़ रही है, साथ साथ में बारिश भी कम हो रही है दोस्तों। और दूसरी वजह से दोस्तों जो हम समय तापमान जो एक जगह टाइम जो क्लाइमेट हुआ करता था वो सब पूरा चेंज हो रहा है। आप देख रहे हैं यूरोप में हाल ही के समय में दोस्तों, अभी हाल ही में आप देखें तो हीट वेव्स आ रही है, जो उष्ण कटिबंधीय हम मतलब शीतोष्ण कटिबंधीय सेक्टर में आता है, ठंड पड़ने वाली जगह है जहाँ पर, वहाँ पे इतनी ज़्यादा हीट आ रही है, जो कि बहुत ही दिक्कत वाली बात है। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दोस्तों जो है पृथ्वी का जो तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक अगर पहुँच जाता है, तो कहीं ना कहीं सी लेवल बढ़ जाएगा, ग्लेशियर पिघलेंगे, और जो हमारी जो तटीय जो सिटीज़ है ना, वो सारी क्या हो जाएगी दोस्तों, डूब जाएगी, पूरी तरह से डूब जाएगी, कहने का मतलब ये। तो ये पूरा यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग के बारे में देखा। जैसे किरीबाती, अब ये किरीबाती दोस्तों पैसिफिक ओशन में दोस्तों एक
द्वीपीय राष्ट्र है दोस्तों किरिबाती। ठीक है, हम फिजी की बात करें तो फिजी और किरिबाती सब ये ओशिनिया महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। इन्हें पैसिफिक ओशन के सारे द्वीप है, आपने देखा होगा सारे। तो ये पहली कंट्री दोस्तों डूबने वाली है। मुंबई जो है, जो हमारा मुंबई है, वो भी डूब जाएगा काफ़ी मात्रा में। ठीक है, डेनमार्क और जैसे यूरोप के छोटे छोटे द्वीप है, ये खुद जगह ढूंढ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आने वाले कुछ समय में जो है काफ़ी सारे राष्ट्र डूब जाएंगे। तो किरिबाती पहली कंट्री होगी जो कि सबसे पहले डूबेगी, जैसे अगर 2 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तापमान जाता है तो। अगर आपको बताएं कि हाल ही के समय में दोस्तों किरिबाती जो है ये मेनली उपनिवेश समय में इंडियंस काफ़ी लेते हैं। यहाँ पर इंडियंस आपको किरिबाती और फिजी में मिल जाएंगे, क्योंकि ये जगह जहाँ पर उपनिवेश चल रहा था यूरोप का, तो काफ़ी मात्रा में जो है इंडियन लोगों को यहाँ पर गुलामी और अफ्रीकन लोगों को गुलामी के लिए ले जाएगा। तो यहाँ पे आज भी इंडियंस मिल जाते हैं, उनके पूर्वजों जो कि काफ़ी समय से हिंदी जानते थे, तो यहाँ पे भी हिंदी आपको बोलते हुए लोग जो मिल जाएंगे, टैक्सी ड्राइवर ऐसे काम कर रहे हो अभी। ठीक है, फायर की बात करें दोस्तों, तो ये आग जिसे बश और फॉरेस्ट फायर बोलते हैं, ये भी कंटिन्यूसली दोस्तों बढ़ती जा रही है। अब हीट गर्मियाँ इतनी बढ़ रही है दोस्तों, यूरोप में आपने देखा फॉरेस्ट फायर कितनी इस बार रही, और काफ़ी ज़्यादा हेक्टेयर में दोस्तों वहाँ पे अनाज और फसलें बर्बाद हो गई। साथ साथ में कुछ 4,000-5,000 हेक्टेयर से ज़्यादा जो जंगल जल चुके हैं, जिससे हमारी जो है एनिमल्स हो गए या फिर दूसरे जो प्राकृतिक जीव है और प्राकृतिक जड़ी बूटियाँ सब तबाह हो जाती है। तो फॉरेस्ट फायर मेनली कब आती है दोस्तों? जब ये आती है दोस्तों जब काफ़ी मात्रा में दोस्तों टेम्परेचर बढ़ जाता है, और सूखा होने की वजह से दोस्तों एक तिनका भी अगर आपस में घर्षण होता है और तापमान अगर वो आग पकड़ लेता है, तो ईंधन की कमी नहीं होती। फॉरेस्ट फायर बढ़ती कैसे? फॉरेस्ट फायर इसलिए बढ़ती है दोस्तों कि यहाँ पर उसको ईंधन की कमी नहीं होती है, कंटिन्यूसली वो जलती रहती है और उसको ईंधन की कमी नहीं होती, पेड़ों की कमी नहीं होती, तो आगे बढ़ती रहती है और उनकी रफ्तार और बढ़ जाती है। जैसे जैसे ये अपना विकराल रूप धारण करती है तो इनकी रफ्तार बढ़ जाती है। इससे काफ़ी दिक्कत दोस्ती होती है जंगल में रहने वाले जानवरों की, और जो दमकल कर्मी होते हैं वो भी काफ़ी इसमें मारे जाते हैं। तो ये जो आग ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी पहले आपको मालूम है, कुछ ही समय पहले आग लगी थी, बश फायर। ठीक है, काकाडू नेशनल पार्क का ये तस्वीर है। ठीक है, काकाडू नेशनल पार्क ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पर ये आग लगी थी। तो अभी यूरोप में चल रही है दोस्तों, वेस्टर्न जो यूरोप है, हमारा ब्रिटेन, फ्रांस हो गया, स्पेन और पुर्तगाल, यहाँ पर खतरनाक आग चल रही है। यहाँ पर हीट वेव्स अभी फिलहाल में आई हुई है, जिससे तापमान काफ़ी बढ़ चुका है, 40 डिग्री प्लस तापमान पहुंच चुका है, जिससे कंटिन्यूसली फॉरेस्ट फायर दिख रही है। ठीक है, तो ये सेशन था दोस्तों हमारा ज्योग्राफी का। इसमें हमने नेचुरल डिज़ास्टर को पढ़ा, और इस प्रकार से हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे अब थोड़ा सा और कल से। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।